नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की 4 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसलिए एलजेपी ने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी। इसको छोड़ दें तो एनडीए ने अपनी बाकी सीटें जरूर तय कर ली हैं, लेकिन उम्मीदवार घोषित नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन में दोनों राज्यों में सीटों के तालमेल को लेकर पेच फंसा हुआ है। नेता दिल्ली में जमे हुए हैं, लेकिन बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ साफ नहीं हो पा रही है। एनडीए ने जगह तय कर ली है और इसी के साथ मुश्किलें भी दिख रही है। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले भागलपुर सीट पर जेडीयू को लड़ना है। इसी के साथ यहां शहनवाज हुसैन और बीजेपी के समर्थक नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा सीट एलजेपी को देने से अब नाराज हो गए हैं। झारखंड में वाम दल पहले ही महागठबंधन से अलग हो चुका है। सीटों को लेकर यहां भी महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है, यानी महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौतियां चौतरफा है। हल क्या निकलेगा, देखना दिलचस्प होगा। चुनाव और चुनाव के समीकरणों पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बिहार झारखंड में इस समय के प्रमुख चुनावी मुद्दों पर इनके साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन की। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। आरजेडी कांग्रेस को 11 के बजाय 8 सीटें देना चाहती है। इसको लेकर लालू यादव ने भी कांग्रेस के पास संदेश पहुंचाया है। ये माना जा रहा है कि आरजेडी और अन्य दलों के बीच सहमति बन गई है, यानी आरएलएसपी, हम, शरद यादव, विकासशील इंसान पार्टी। लेकिन सबको पता है कि आरएलएसपी खामोश है और मांझी नाराज जैसे हैं। नाराज जैसे इसलिए क्योंकि वो नाराज नहीं होने की बात कहते जरूर हैं, लेकिन 5 सीटों पर दावा भी ठोक रहे हैं। आरएलएसपी और हम के अंदर नाराजगी दिख रही है। अब ये पेच कैसे सुलझेगा, कांग्रेस कैसे मानेगी, इन सब के लिए इंतजार ही करना होगा। लेकिन विश्लेषण के जरिए हम एक तस्वीर जरूर जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे पेच हैं। एक्चुअली चुनौतियां बहुत सारी हैं और हर दल इस वक्त चाहता है कि अपने विरोधी को हम शिकस्त दें, लेकिन आपसी उलझनें इतनी ज्यादा है कि वो पहले आपसी उलझनों को सुलझा ले। ये सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल नजर आ रही है। उसके बाद तो आमने सामने की चुनौती होगी। ये कैसे होगा, इसमें क्या मुश्किलें हैं और इसका नुकसान क्या होगा और कहां जाकर संतुलन स्थापित हो पाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं पटना रांची में। पटना स्टूडियो में संजय टाइगर, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, विधायक हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। सरोज तिवारी जी पटना स्टूडियो से ही हैं, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पटना स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। जेवीएम के नेता तौहीद आलम साहब, आपका बहुत स्वागत है। और संतोष कुमार, माफ कीजिएगा, सुमेंदु सेन, आप सीपीआईएमएल के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो जरा महागठबंधन को बिहार झारखंड के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो फिर ये बताइए सरोज जी कि कांग्रेस को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों किया जा रहा है महागठबंधन में। 40 में 11 सीट ही तो आप मांग रहे हैं, उनमें से भी 8 पर आरजेडी आपको मुंह चिढ़ाने जैसा काम कर रही है। तो फिर लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एकला चलो की राह अपनाई आप लोगों ने, तो बिहार में भी इसकी संभावना पर जोर दिया जा सकता है। देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है जी। लेकिन अभी जब तक बातचीत चल रही है, शीर्षस्थ नेतृत्व तो बैठा है, बातचीत कर रहा है और कोई न कोई रास्ता बहुत बढ़िया सा निकलेगा और सबके लिए सम्मानजनक होगा। और अगर सबके लिए, चूंकि देखिए लड़ने की तैयारी सबकी है, मैं ये हमेशा कहता रहा हूं, और जब चुनाव है, जो भी राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, जो पार्टी में हैं, वो सब लोग लड़ना तो चाहते ही हैं और वो दबाव होता है नेताओं के ऊपर। तो नेता भी कई बार अपने कार्यकर्ताओं के, अपने उम्मीदवारों के दबाव में होते हैं और उस दबाव को भी कहीं ना कहीं देखना होता है कैसे ये होगा। लेकिन जो भी होगा, आप निश्चित रूप से एक चीज जरूर जानिए
कि राजद कांग्रेस का संबंध बहुत मित्रवत ही होगा और वैचारिक मेल भी हमेशा रहेगा और किसी भी तरह का हमको नहीं लगता है, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन निकल आ जाएगा। और ये चूंकि एक स्वाभाविक गठबंधन है, बहुत लंबे समय से गठबंधन है, तो ये गठबंधन रहेगा और अच्छा से रहेगा। लेकिन सरोज जी, बड़ा सवाल तो सिर्फ इतना सा है ना कि देखिए आप कहां से कहां आकर गिर पड़े हैं। कांग्रेस की आज ये स्थिति बिहार में नजर आ रही है गठबंधन का साथ निभाने के चक्कर में। नहीं, अभी आप गिरा पड़ा अभी मत समझिए सर। नहीं, मैं बता रहा हूं सर, सवाल पूरा सुन लीजिएगा तो आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप गठबंधन का धर्म निभाते निभाते बिहार में आप 11 पर भी आपकी बात बनती नजर नहीं आ रही है, तो फिर इसके बाद खोने के लिए पार्टी के पास बचा क्या है? इससे बढ़िया तो अकेले ही लड़िए फिर आप। बात खोने या पाने की नहीं है, अभी एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि एक निरंकुश सत्ता को किस तरीके से हटाना है। लेकिन उसमें भी है, बात यह भी नहीं है कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे। जब महागठबंधन अगर 40 सीटों पे लड़ता तो ऐसा नहीं होता कि लालटेन के बैनर तले कांग्रेस नहीं लड़ रहा होता, वो भी लड़ता। तो ये चीज नहीं था। बात अभी हम लोगों के जहन में एक ही बात है कि एक निरंकुश सत्ता, बात ये नहीं है कि बीजेपी की सत्ता, एक निरंकुश सत्ता को हटाना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं सारे संस्थाओं का, जो संप्रभु संस्थाएं होती हैं, उनका मिसयूज कर रहा है, उसकी गरिमा को गिरा दिया है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिरी है, कहां से कहां ले जा रहे हैं सर? आपके मीडिया की गरिमा गिरी है, सभी की गरिमा गिरी है। पेज पर चर्चा करना चाह रहा हूं, आप नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर चर्चा शुरू कर दे रहे हैं। सर पहले अपने घर को संभाल लीजिए। मैं पेज पे ही बात कर रहा हूं, तो पेज हमारा बात समझ में आ रही है को लेकर है सर। ये पेज बहुत बड़ा पेज नहीं है ना, पेज आपके गठबंधन में तालमेल को लेकर है, इसलिए मैं आपसे लगातार क्वेश्चन कर रहा हूं। इसी आधार पर तालमेल होगा। नहीं, तालमेल जो है, देखिए तालमेल इसी आधार पे होगा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस 40 सीट पे लड़ नहीं सकती, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं हमारे पास, लड़ भी सकते हैं। और लेकिन राजद भी नहीं लड़ सकती, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि तालमेल का हमारा आधार क्या है, तो यही आधार है कि एक निरंकुश सत्ता, सांप्रदायिक सत्ता। अब आपने एक बार ये आधार बता दी ना, अब इसके बाद मत बताइएगा कि मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। और ठीक, अब इसको मान लेते हैं कि आपके पास ये आधार है और इसी आधार के इर्द गिर्द तमाम ताना बाना आप लोग बुनेंगे। बहरहाल थोड़ा और महागठबंधन में देख लेते हैं कि बिहार में कुछ समझ लेते हैं विश्लेषण। बिहार में महागठबंधन में खींचतान केवल कांग्रेस आरजेडी में नहीं है, मांझी के हम के बीच भी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 5 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वे 5 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे और ये किसी भी लिहाज से गलत भी नहीं होगा। इनका कहना है कि वे अपने जनाधार के अनुसार सीटें मांग रहे हैं और हमारा जनाधार कांग्रेस से कम नहीं है। इस पर एनडीए महागठबंधन पर निशाना साध रहा है। महत्वपूर्ण बैठक हुई सर, सभी सीटों पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से हमारा जो 6 सीट है, बिहार लोक जनशक्ति पार्टी के कोटा में 6 सीट मिला है। 6 सीट पर हम चर्चा हुई और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सर्वसम्मति से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिराग पासवान जी, उनको मैंने अधिकृत किया है और वो कैंडिडेट का कौन कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, उनके द्वारा नामों की घोषणा की जाए। एनडीए में कोई जिस तरह से महागठबंधन में कुछ विरोध है, एनडीए में कुछ सीटों को लेकर विरोध आ रहा है। गिरिराज सिंह लगातार कह रहे हैं कि वो नवादा से ही लड़ना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एनडीए में कोई मतभेद है। मतभेद कुछ नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। और हम लोगों ने जो भाजपा के जो बड़े लीडर थे उनसे राय विचार विमर्श करने के बाद ही नवादा सीट लोजपा को मिला। उम्मीदवार का ऐलान कब तक कर देंगे? परसों तक हो जाएगा। सूरज भान जी भी यहाँ पर हैं। सब लोगों का होगा। चलिए, लेकिन हाजीपुर की जनता करे कि रामविलास पासवान जी को क्यों नहीं? पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा वो सभी को मानना है। हाजीपुर की जनता भी मानेगी, हमको भी मानना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य है। एनडीए कितने सीटें इस बार जीतेगी बिहार में? बिहार पूरे देश में फर्स्ट करेगा। अगली बार हम 31 सीट जीते थे, इस बार 36-37 सीट जीतेंगे और बिहार पूरे देश में एनडीए फर्स्ट करेगा। बिल्कुल। तो ये पशुपति पारस जी है जो इस वक्त जो भी पूछिए आप, जितने भी दावे आप लेना चाहें ले सकते हैं, जब तक 23 मई नहीं आ जाता है, क्योंकि हर नेता को लगता है कि बस उन्हीं की बहार है, हवा
और हवा की लहर उन्हीं की तरफ है। बहरहाल ये तो वो बयान था जहां की एनडीए की उलझनों पर हमें जानना था, लेकिन चलिए अब ये बयान आ गया है तो संजय टाइगर जी को भी शामिल कर ही लेते हैं। संजय टाइगर जी, ये बताइए कि भाई गिरिराज सिंह जी अचानक से नाराज नजर आने लगे और फिर एलजेपी को बाकायदा मीटिंग के बाद सफाई देनी पड़ रही है कि उनसे बातचीत करके ही नवादा सीट पर एलजेपी की उम्मीदवारी तय हुई थी, तो क्या है मामला? देखिए, एनडीए के अंदर सीटों की संख्या पहले ही तय हो गई थी। अब सीटों का बंटवारा भी हो गया है, घटक दलों के बीच उसका ऐलान भी कर दिया गया है। अब जहां तक गिरिराज सिंह जी का सवाल है, देखिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नवादा से सांसद थे, 5 वर्ष उन्होंने काम किया है, तो एक लगाव हो जाता है भावनात्मक वहां के लोगों से, क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र से। लेकिन गिरिराज सिंह जी इसी पार्टी में बढ़े पले हैं और उन्होंने सीखा है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, इसको दूसरे संदर्भ में लेने की जरूरत नहीं है। संजय टाइगर जी, उनके लिए तो फिलहाल नवादा फर्स्ट नजर आ रहा है, देश फर्स्ट कहां नजर आ रहा है? जी, मैंने कहा कि एक स्वाभाविक लगाव हो जाता है जहां आप काम करते हैं, जहां के विकास से जुड़ते हैं, जहां के लोगों से जुड़ते हैं, तो उन्होंने अपनी भावना प्रकट की है। लेकिन गिरिराज सिंह जी ने यह भी कहा है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। आप मुझे बताइए कि उनकी नाराजगी है कि नहीं है? स्वाभाविक है, दल हित में काम करेंगे। नहीं, ये बताइए उनकी नाराजगी है कि नहीं है? नहीं, इसको नाराजगी के रूप में लेना ठीक नहीं है। उनके अंदर जो भावनाएं थी, देखिए गिरिराज सिंह अपने बेबाकी के लिए, अपने अस्वस्थवादिता के लिए जाने जाते हैं, तो उनके अंदर की जो भावना है उसका उन्होंने प्रकटीकरण मात्र किया है। इसका मतलब नहीं कि वो कोई नाराज है, कोई खफा है, वो पार्टी के साथ है और पार्टी के लिए काम करेंगे। अब डॉक्टर संजय कुमार, जरा हम गिरिराज सिंह का बयान आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद आप लोग तय कर लीजिए कि वो नाराज है या सिर्फ भावना का प्रकटीकरण कर रहे हैं। एक बार जरा सुन लीजिए कि वो क्या, अच्छा अभी आएगा थोड़ी देर में, हम आपको बयान सुनवाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो नाराज थे या सिर्फ भावना का प्रकटीकरण था जिसको लेकर कि हमारे माननीय बता रहे हैं। बहरहाल महागठबंधन में झारखंड को जरा समझ ले थोड़ा सा, क्योंकि वो भी झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है और झारखंड में भी पेच जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि वहां पर कुछ भी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। शुभेंदु सेन जी, आपके दल ने और पूरे वामपंथ दल ने तो ये तय कर दिया कि हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है अब, तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का अलग से ऐलान भी कर दिया है। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है क्या? ये जो फैसला है ये एक तरह से परिस्थिति जन्य है। तो कुल मिला के हम लोग चाहे थे तो महागठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने का जी, लेकिन बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी कि शुरू में महागठबंधन के जो बड़े दल है उनके ओर से इस तरह का ऑब्जर्वेशन सामने आ गया कि झारखंड में जो वाम दल है वो अब लोकसभा लड़ने के लायक ताकत उनके पास नहीं है, उनको सीमित रहना चाहिए विधानसभा चुनाव के तक ही। ये हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारा समझदारी से मेल नहीं खाता है। इसलिए बाद में हम लोगों ने तय किया कि वाम दल जो है और माकर हम आपस में मिल करके एक साझा रणनीति के तहत वाम यहाँ एक विकल्प के रूप में उभरेंगे। हमारा घोषणा जो 5 तारीख को हुई थी उसमें साफ साफ ये बात कहा गया था कि हमारे पास में भी इस चुनाव में भाजपा को हराने के सिवा दूसरा कोई मकसद, दूसरा कोई टारगेट नहीं है। और ये एक स्थिति है वो तो आपको लगता है कि इससे महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? भारी नुकसान तो नहीं उठना
करना चाहिए। हम लोग तो कह दिए हैं कि तो तीनों बांधल मिल करके हम लोग 5 ही सीट लड़ेंगे, तो इसमें भारी नुकसान का क्या मामला है? मतलब 5 में आप तो भाई 14 सीट में 5 सीट, अगर बाकी सीट तो बाकी सारे सीट में हम महागठबंधन के जो लोग हैं या जो सेकुलर ताकतें हैं जो भाजपा विरोधी के हैं उनमें उनको समर्थन दिया जाएगा। सर मतलब 40% सीटों पर तो लेफ्ट ने चैलेंज दे ही दिया ना महागठबंधन को अलग से। 14 में 5 पर आप लोग लड़ रहे हैं तो भाई चैलेंज इसमें इस तरह से मत देखा जाए। मामला है चलिए ठीक है सर, हम समझ गए। झारखंड आप राज्य उसको उसी रूप में जस्टिफाई भी करेंगे। जमीन में रूटेड एक पार्टी है, एक शक्ति जी। संतोष जी, यदि हम जेवीएम के जरिए उस महागठबंधन को समझना चाहें जहां पेज दर पेज लगा ही हुआ है, कोई भी पेचकस से वो सुलझ नहीं रहा है, मैं कह रहा था संतोष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं तो भाई राजनीति का पाठ होता है। सॉरी तौहीद आलम साहब, आप जवाब दीजिए। जेवीएम देखिए, महागठबंधन का एक मकसद है, चाहे वो जेवीएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारा जेएमएम हो, चाहे राजद हो, चाहे माले हो, वामफ्रंट हो, तो वोट के बिखराव को कैसे रोका जाए। हम लोगों का महागठबंधन इसीलिए बना था कि वोट का बखराव को रोका जाए और सबका एक ही मकसद था, भाजपा को झारखंड में कैसे रोकना है। हमारे नेता लोग वहां पे गए। अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, हेलो तौहीद साहब, आप अपनी आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी गए दिल्ली। हाँ, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी गए, हेमंत सोरेन जी गए, डॉक्टर अजय कुमार गए, दिल्ली में मीटिंग हुई। इन लोगों के बारे में, वामफ्रंट के बारे में भी बातें हुई कि इनको कैसे इकट्ठा किया जाए। उनको एक ऑफर दिया गया कि आपके लिए बात हो सकती है हजारीबाग सीट पे, अगर आप लोकसभा सीट वहां पे कोई अपना कैंडिडेट ना दें। ठीक है, एक परिवार में सारे लोग रहते हैं तो सबकी बातें पूरी नहीं हो सकती हैं, नाराजगी किसी को रह जाती है। ठीक है, बैठ के ये बात सॉर्ट आउट होगी और मुझे पूरा यकीन है आपका गोड्डा सीट सॉर्ट आउट हुआ, एकजुट रहेगा। जेवीएम तौहीद साहब, गोड्डा सीट पर सॉर्ट आउट हुआ मामला। एक बात वो है कि अभी जो ये एकदम समाप्त हो गया है, इसमें कोई मनमुटाव नहीं है। 2-1 रोज में सारी बातें सामने आ जाएंगी। जेवीएम को मिल रही है वो सीट। कहनी है वो है कि ये जो लेटेस्ट प्रस्ताव के बारे में इन्होंने कहा, ये प्रस्ताव जिस समय दिया जा रहा था उस समय किसी पार्टी ऑफिस में बैठ के बात नहीं हो रही थी। ये पहले ही अपना प्रस्ताव लेकर के प्रेस में चले गए। हम लोगों को जानकारी मिली प्रेस के जरिए। मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक परंपरा का हनन है और यही सब गड़बड़ी के चलते महागठबंधन के पार्टी जो है वो सचमुच में एक विकल्प के रूप में उभर नहीं पा रहा। सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने अभी बोला ना कि परिवार में सारे लोगों को खुश नहीं रखा जा सकता। ठीक है, लेकिन बात होगी और मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं कि महागठबंधन में हम वामपंथ भी रहेगा। अरे साहब, आप लोग तो गजब तर्क दे रहे हैं सर। अभी वो 5 सीटों पर अलग से लड़ रहे हैं, फिर कह रहे महागठबंधन में वामपंथ भी रहेगा। ठीक है, वो तो अवसरवादी राजनीति है, पोस्ट पोल अलायंस आप करेंगे। इन्होंने तो साफ बोल दिया ना कि 5 सीट पे हम लड़ रहे हैं, बाकी में तो हम महागठबंधन के साथ हैं। ठीक तो सर, इनका तो इशारा साफ हो गया कि ये महागठबंधन के साथ है ही है। हाँ, ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, बिहार और झारखंड को, दोनों के मिजाज को आपने सुना इस वक्त हमारे मेहमानों के जरिए। क्या लगता है आपको? दरअसल सारे वो तर्क सामने आ रहे हैं जिसको पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि ऐसा तर्क क्यों दे रहे हैं पार्टी के नेता सर? देखिए, सबसे पहले हम जरा कांग्रेस को बताना चाहेंगे जी। ये कांग्रेस की स्थिति को अगर देखेंगे आप तो 7 सीटों पर लालू जी तैयार थे कि हम कांग्रेस को बिहार में 7 सीट देंगे। 1 सीट तेजस्वी जी ने एश्योर कर दिया था दिल्ली में और इसके बाद लालू जी तैयार हो गए थे कि ठीक है, चलो कांग्रेस के खाते में हम 8 सीट दे देंगे। लालू जी को जो एक असंतोष था कांग्रेस से,
वो असंतोष था। बहुत पहले से ये खबरें आ रही थी कि चतरा का सीट वो किसी न किसी तरह से सुभाष यादव को देना चाहते थे, वहां से सुभाष यादव को लड़ाना चाहते थे। कांग्रेस वो सीट देने के लिए तैयार नहीं हुई, शायद कोई मनोज यादव को कांग्रेस चाहती है वहां से लड़ाना चतरा से। तो लालू जी का कहना साफ है कि जब आप एक सीट चतरा में नहीं दे सकते हैं तो बिहार में फिर चीजें हम तय करेंगे। और एक तरह से उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि सोमवार तक चीजों को आप तय कर लीजिए, अगर आप बात मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम मंगल को हम तय कर लेंगे। हमारे साथ जो हम रालोसपा वाम दल जो भी है उनके साथ मिलकर के एक गठबंधन बना करके हम चुनाव में चले जाएंगे। अब स्थिति है कि शिवानंद तिवारी जी के बयान को देख लीजिए और इधर से कांग्रेस के सदानंद सिंह के बयान को देख लीजिए। शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस को मिल रहा है वो काफी है। सदानंद जी कह रहे हैं कि वो अधिकृत व्यक्ति नहीं है, अधिकृत व्यक्ति लालू जी और तेजस्वी जी हैं। तो यहां पर बात कुछ बनते हुए नहीं दिखती है। हां, कांग्रेस ने एक दांव फेंका था उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। उपेंद्र कुशवाहा जी को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उस जातीय समीकरण जो काराकाट का है उसमें वो किसी भी कीमत पर वो आरजेडी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कांग्रेस को कि ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए, अन्यथा हम चीजों को हम तय करेंगे और राजद को छोड़ करके हम बिहार में चुनाव में नहीं जाएंगे। तो मामला यहां फंसा हुआ है कि लालू जी कह रहे हैं कि हम, चूंकि तेजस्वी जी एक सीट और बोल चुके हैं, हम 8 सीट से अधिक नहीं देंगे। कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं, हम 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं, लड़ा सकते हैं और वो उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार उनको लग रहे हैं। तो कांग्रेस, चूंकि आप अगर राहुल गांधी के बयान को सुनिए तो वो कह रहे हैं कि हम फ्रंट पर फल खेलेंगे। मेरी स्थिति वो नहीं है कि हमारे साथ राजद जैसे चाहे उस तरह का समझौता कर ले और उस कंप्रोमाइज में मैं उनके साथ चला जाऊं। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने तरीके से चीजों को तय करना शुरू कर दिए हैं और इधर से लालू जी अल्टीमेटम दे दिए हैं। और बीच में जो जीतन राम मांझी जी की बात आप कर रहे थे, जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो उनके नेता हैं उनके एक दबाव है। वो कहते हैं कि भाई अगर हमको चुनाव नहीं लड़ाया गया तो फिर हम तय करेंगे कि हम पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस दबाव में जीतन राम मांझी जी भी अपना दांव आजमा रहे हैं। और एक तरह से अपुष्ट खबरें भी आ रही है कि अगर कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ तो आरजेडी 5 सीट दे सकती है रालोसपा को, 3 सीट जीतन राम मांझी जी को दे सकती है, 3 सीटें वीआईपी पार्टी को दे सकती है। और शरद यादव जी के लिए भी राजद दबाव बना रही है कि मधेपुरा से अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप आरजेडी के सिंबल पर लड़े। चूंकि अगर वहां पप्पू यादव कैंडिडेट होते हैं और आप अगर आरजेडी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा वोटर के बीच में। मैं समझ गया। सरोज तिवारी, जरा आपका स्पष्टीकरण लूं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल कर दूं। ये भविष्य के गर्त में है। जी, आपसे एक सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये देखिए, फिर मैं वहीं पे आकर रुकता हूं कि बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है। आप चाहे 8 सीट पे लड़े या 11 सीट पे लड़े महागठबंधन का हिस्सा बनकर, तो लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय पार्टी है। आप बड़े बड़े स्टेट में इस तरीके से यदि आप बी सी डी टीम में बनकर तब्दील हो जाएंगे तो फिर राष्ट्र में नेतृत्व का भी तो एक बड़ा सवाल उठता चला जाता है ना सर। तो ये पार्टी इस रूप में जोखिम क्यों नहीं लेती है कि संभव है कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो? देखिए, जोखिम लेने की बात है, जोखिम आप ले सकते हैं और ऐसा नहीं है कि ये संभावनाओं पे विचार नहीं होता है। कोई भी जो दल होता है, गठबंधन क्यों बनता है, सभी दल अलग अलग है ना कहीं और वो एक गठबंधन बनाते हैं एक लार्जर सोच के साथ में। और ये कल को हमको मालूम है कि ये जो दल हैं जैसे राजद हैं, वो कल को अगर आज अलायंस ना हो तब भी वो कल को हमारे मित्र होंगे। तो कल को जब मित्र होंगे तो हम पहले से क्यों नहीं मित्रता करें। तो अगर हम पहले से मित्रता करते हैं तो जो वोटों का बिखराव है, आप सबसे बड़ी बात समझिए कि 31% में मेजोरिटी की सरकार चल रही है और नरसिम्हा राव सरकार की 44% वोट वाली सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। एक बहुत बड़ा चीज तय करना पड़ेगा देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी कि आप अधिकांश मत पाने वाले लोग ही सत्ता में हो। जैसे 31% में आज बहुमत में है और 47 दलों का गठबंधन मिला के 34% वोट था पूरे एनडीए का। तो 47 दलों का गठबंधन 34% वाले सरकार में रहे,
उससे बढ़िया है कि जो 69% वाले विपक्ष में जो है ये क्यों नहीं सत्ता में आने चाहिए। एक ये भी लॉजिक है, और इस लॉजिक को भी जब आप समझिएगा तो आप कांग्रेस को समझिएगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र को बनाया है, इस देश को बनाया है, तो इस देश को बनाने के पीछे उसकी पीड़ा भी है। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले लड़ नहीं सकते, अकेले हम 40 सीट पे लड़ सकते हैं और बहुत संभावना है कि हमारा वोट प्रतिशत बहुत बड़ा हो जाएगा और पहले से तो ज्यादा ही सीट जीत भी जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमको एक बड़ा दिल, हम लोग एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक महागठबंधन की बात कर रहे हैं, और ये होगा क्योंकि 69% मत जो है भारत की जनता का होगा, और उस जनता का सम्मान करना होगा। और कांग्रेस नहीं करेगी, जो हिंदुस्तान की सबसे पुराने दल है, अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा। अब दूसरी बात, मुझे संजय जी बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन एक बात पे थोड़ा सा मैं सबको टोकता हूं ऐसे कि हम लोग अपुष्ट खबरों की बात करके अगर कोई बात कहेंगे तो बात समझ में आती है, लेकिन ज्योतिषी की तरह नहीं बात करना चाहिए, या अंतर्यामी की तरह नहीं कि दिल्ली में बैठक चल रही है वहां पे क्या बात हुई, हम अंतर्यामी नहीं हो सकते। हाँ, खबर अपुष्ट हो सकता है, सूत्र हो सकता है, सूत्रों के हवाले से आप लोग भी चलाते हैं बहुत सारी बात, लेकिन केवल इतना ही विरोध था, बाकी इनकी सारी बातें बहुत अच्छी थी और मैं इनका बड़ा बहरहाल अब संजय टाइगर जी आपके पास आने से पहले मैं वो बयान आपको सुनवा देता हूं जिसका आपको भी इंतजार होगा कि आखिर गिरिराज सिंह नाराज हैं या उन्होंने भावना का प्रकटीकरण किया। हमारे सम्मानित दर्शक ये उनका बयान सुनने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव की विसात बिछ गई है और रणनीति भी तय हो रही है। नवादा की बात करें तो नवादा से रहे सांसद गिरिराज सिंह, बेगूसराय से इनको टिकट दिया गया है। हालांकि ये वही गिरिराज सिंह हैं जब बेगूसराय के लिए टिकट मांगे थे तो इन्हें नवादा भेजा गया था। आज हम इनसे बात करते हैं। सर, आपको नवादा मुझे याद है कि जब आप बेगूसराय चाहते थे तो आपको नवादा पार्टी ने भेजा। आज जब नवादा में इतना काम हुआ उसके बाद फिर आपको बेगूसराय शिफ्ट किया गया है, क्या कहेंगे? ये तो प्रदेश अध्यक्ष बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। उन्होंने डे 1 तक मुझे कहा था कि दादा आप जहां से चाहेंगे वहां लड़ेंगे, तो आगे तो वही बताए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की बात की जाए, यार लगातार जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, ऐसे में गिरिराज सिंह नवादा की अगर बात की जाए तो कई ऐसे काम हुए हैं वहां पे जो जनता की अपेक्षा थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ पार्टी की तरफ से? ये तो प्रदेश अध्यक्ष ही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊंगा। तो क्या बेगूसराय से अब चुनाव लड़ेंगे गिरिराज सिंह? मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। लेकिन टिकटों को लेकर जिस तरह से लगातार समीकरण बन रहे थे, खुद डिप्टी सीएम की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, और तमाम लोग इस मंथन में लगे हुए थे। जिस तरह से कमेटी गठित हुई, दिल्ली से कल प्रेम कुमार भी लौटे हैं, हम उनसे भी ये सवाल किया, उन्होंने भी कहा कि गिरिराज सिंह अच्छे नेता है, वो काम करने वाले नेता है, तो फिर पार्टी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? ये तो पार्टी बता सकती है। क्या गिरिराज सिंह क्या नाराज है पार्टी से? मैं तो भैया कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। लोजपा की झोली में सीट डाला गया, लगातार आप पहले भी कहते रहे थे कि उन्हें नवादा से चुनाव लड़ाया जाए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अब ये मैं क्या जानूं, ये तो प्रदेश अध्यक्ष बता सकता है। क्या कहेंगे अब बेगूसराय, क्या ये दिल्ली जाने की तैयारी, क्या बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है गिरिराज सिंह ने? मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। ये थे हमारे साथ गिरिराज सिंह, फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के लिए लगातार लड़ते रहे हैं और पार्टी के हर कदम पर साथ साथ चलते रहे हैं। ये कह सकते हैं राजनीति है, राजनीति में सत्ता और सियासत में सब कुछ जाए। हालांकि ऐसे फायर ब्रांड नेताओं को अगर टिकट नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सहयोगी मुकेश के साथ संजीव राय, सहारा समय, पटना। संजय टाइगर जी, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। आपको क्यों नहीं नवादा में टिकट दी गई, ये तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। तो क्या आप बेगूसराय से किस्मत आजमाएंगे? मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। तो क्या माना जाए वो नेता नहीं बनेंगे, यानी चुनाव नहीं लड़ेंगे बेगूसराय से? देखिए, गिरिराज जी के बातों में न कोई तलखी दिखाई दे रही थी, न नाराजगी थी। हाँ, नवादा के प्रति उनके मन में जो मोह है वो जरूर दिखाई दे रहा था। अच्छा। देखिए, जब गठबंधन में कई घटक दल होते हैं तो उनके बीच तालमेल बैठाना पड़ता है, समन्वय बनाना पड़ता है,
और गिरिराज सिंह का कद इतना बड़ा है कि उनकी पहचान केवल नवादा में नहीं है, पूरे प्रदेश में और देश में उनकी पहचान है। अरे सर, तो मुस्कुराते हुए बोलता होगा कि नहीं बहुत अच्छा फैसला हुआ है, मैं बेगूसराय से इस बार चुनाव लड़ूंगा, जो आदेश हुआ है मैं उसका सर्वथा पालन करूंगा। गिरिराज सिंह जी शुरुआती दिनों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है और पार्टी के प्रति उनका कमिटमेंट है। उन्होंने फिर दोहराया कि मैं कार्यकर्ता रहूंगा, हूं और था। स्वाभाविक है, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और बिहार में जो एनडीए ने 40 सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है उसके लिए आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। सर ये बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, भागलपुर आपने गंवाया, नवादा आपने गंवाया, जेडीयू जैसा चाहती है अपने टर्म पर आपको ले आती है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया बीजेपी ने? क्या आपको ये लग गया कि हम 17 से आगे लड़ने लायक स्थिति में नहीं है? आप देखिए, हमारा मिशन क्या है? जो 40 सीटें हम बिहार में लड़ने जा रहे हैं, जिन 40 सीटों पर हम जीत कर क्या करने वाले हैं? लोजपा के लोग, जदयू के लोग, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी को दबाया जा रहा है, मुझे लगता है उपयुक्त शब्द नहीं है। ये घटक दलों के अंदर जब समन्वय और तालमेल होता है, जब सहमति बनानी पड़ती है, तो सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। शाहनवाज हुसैन हो, सर आपने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया है। आपने जीती हुई 22 सीट आपने पहले ही दे दिया झोली में, यानी वाल्मीकि नगर, सिवान, गोपालगंज, झंझारपुर, गया, ये सब आपने पहले ही जीत कर आए थे आप लोग और उनकी झोली में दे दिया आपने। सर आपने पाया क्या? स्वाभाविक है, जब बराबर लड़ने का फैसला हुआ जदयू और बीजेपी के बीच 17 सीटों पर और हमारे 22 सीटिंग सांसद थे, तो स्वाभाविक है सबको लड़ा पाना संभव नहीं होगा। लेकिन इसको बेहतर तालमेल, समन्वय और सहमति के रूप में देखना चाहिए और राष्ट्र हित में लिया गया तालमेल में बीजेपी को झुकना पड़ रहा है बिहार में निर्णय है। ये आप एक रिएक्शन लूंगा क्योंकि इस पर मुझे सभी पैनल से रिएक्शन लेना है। महाभारत छिड़ा हुआ है और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस सहृदयता की बात कर रहे थे, कांग्रेस दया की पात्र बनी हुई है बिहार में। इनके पास न नेता है, न जनता है, न कार्यकर्ता है। जो नेता सर कांग्रेस की चिंता छोड़िए, फिलहाल तो बीजेपी जेडीयू की बात हम कर रहे थे। उनका कोई जनाधार नहीं है, तो कांग्रेस तो दया की पात्र है। जो राजद इनके झोली में डाल दे, कह रहे थे सभी सीटों पर लड़ेंगे, उम्मीदवार मिलेगा आपको, ठीक सर, जमानत बचेगी कहीं। बहरहाल मैं सरोज जी का रिएक्शन ले लेता हूँ। सरोज जी ये बताइए, आप बराबर सीट पर समझ गया संजय टाइगर जी, सपना देखने का हक है, साइज में सर मैं समझ गया, सर मैं समझ गया। सरोज जी ये बताइए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अब नहीं लड़ रहे। ठीक सर मैं समझ गया सर, अपना अस्तित्व बचाने के आपने अपनी पूरी बात कह दी, मैं समझ गया। संजय सरोज जी ये बताइए कि गिरिराज जी को लेकर इतना आप खुश क्यों हो रहे थे कि हाँ चलो कुछ तो लग रहा है कि तकरार शुरू हो रही है? नहीं, कुछ लग नहीं रहा है। मुझे दो चीज लगा था। अच्छा, गिरिराज जी को ये लोग ह्यूमिलिएट तो किए ही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। इन लोगों के कहने पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, वो जिस तरह के आदमी है वो कभी इतना अभद्र भाषा नहीं प्रयोग करते, लेकिन उन्होंने अभद्र भाषा तक प्रयोग किया, कांग्रेस के लिए दुश्मनी भी ले ली और उनको ऐसी जगह भेज दिए जहां वो हार जाएंगे। उनको हार का भी डर है, इस वजह से भी नहीं जाना चाहते हैं। कहना भी ये चाह रहे हैं, किसी को चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता रहूं, देश के किसी किस पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा ये मालूम नहीं है। अब एक बात और है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, क्यों नहीं जा रहे चुनाव लड़ने? अब दूसरी बात है कि बीजेपी को बताइए ना, बीजेपी के नेताओं का पेट भी खराब हो जाए तो वो कहेंगे राष्ट्र के लिए मेरा पेट खराब हुआ है और इस राष्ट्र के हित में मैं इस पेट का इलाज कराऊंगा चाहे रखूंगा। अपनी हालत बताइए, पेट खराब हुआ तो भी राष्ट्र का मामला हो जाए। इतना छोटा और प्रमुख आदमी है, बीच में टोका ताकि नहीं करे, अच्छा लगेगा। और लोकतंत्र की चिंता राष्ट्रीय हित, हम दोनों को रोक रहे हैं, रुक जाइएगा जरा, आप दोनों को रोक रहा हूं, रुक जाइएगा।
डॉक्टर संजय कुमार, गिरिराज सिंह पर आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन मैं इस वक्त लेफ्ट को भी समझना चाहता हूं। गिरिराज सिंह जी के जो अपने बयान हैं, क्या लग रहा है आपको सुमेंदु जी कि गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से एक एकदम जैसे कहते हैं स्तब्ध होकर कुछ बयान देना, वो किस ओर इशारा करता है? आपका अनुभवी क्या कहता है आपका अनुभव? इस पर कोई टिप्पणी करने का अभी कोई जरूरत मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। वैसे गिरिराज जी को अगर कुछ दिक्कत सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए इसका कारण गिरिराज जी के पिछले दिन के राजनीति के इतिहास में ढूंढना चाहिए। बाकी ये बीजेपी का अंदर का मामला है, भाजपा का अंदर का मामला है, एनडीए का अंदर का मामला है। इस मामले में हम लोग लेफ्ट के लोग कोई ठीक रहे। एक छोटी सी टिप्पणी गिरिराज सिंह के उस बयान को लेकर कि कार्यकर्ता था, हूं, रहूंगा, मुझे क्यों वहां से हटाया, ये प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और चेहरे पे जो भाव भंगिमा थी वो इस तरीके की थी कि बस अब क्या कहूं, मैं निशब्द से नजर आ रहे थे वो। देखिए, उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि उनके अंदर का दर्द बाहर आ रहा था। वो जो बोलना चाह रहे थे वो संवाद सही से बोल नहीं पा रहे थे कि मैं रहूंगा, एज अ कार्यकर्ता रहूंगा। तो अंदर से मतलब वो टूटे हुए जैसे लगे। और बाकी बात उनका घर का मामला है, भाजपा का अंदरूनी मामला है, तो मैं इससे और ज्यादा क्या बोल सकता हूं। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल क्या है कि राजनीति में चुनाव के मौके आते आते, खासकर इस तरह की बिखरी हुई राजनीति में, जहां जाकर ये लगता हो कि कैसे कोई सीट जीती जाए और उसमें कोई भी शर्त पे कहीं भी आप समझौता कर लें गठबंधन का हिस्सा होने के लिए, तो फिर उसको किस रूप में देखते हैं? गिरिराज सिंह की नजर से यदि हम देखें तो ये सवाल किनसे है? डॉक्टर संजय कुमार, आप ही समझना चाहता हूं जी। जी पहली चीज तो कि सरोज तिवारी जी के बात को मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं। अरे अब कहा उनकी पोर्टल के वरिष्ठ पत्रकार ने बजाते अपने एनालिसिस में यूट्यूब चैनल पर जो खबर डाली है, इनको मैं बता दूंगा, ये पढ़ लेंगे। उसी खबर के तहत मैंने ये बताया था कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। ठीक, अब मैं नहीं वो मत हमको बताइए कि किस हवाले से मुझे कहना है। तो वो खबर मैं आपको बता दूंगा, उसी खबर के हवाले से मैंने बताया। मैं दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं गिरिराज सिंह के मुद्दे पर। गिरिराज सिंह ने की दो बातें हैं। पहली बात, संजय टाइगर जी से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। भाई, मुंगेर की सीट किसने ली लोजपा से? जेडीयू ने। नवादा सैक्रिफाइस किसको करना पड़ा? भाजपा को। तो भाई सीट ले रही है जेडीयू और सैक्रिफाइस करवा रही है भाजपा से। यही है बेहतर तालमेल। तो ठीक है, अच्छी बात है, और राजनीति में ये सकारात्मक शुरुआत हो, अच्छी बात है। दूसरी बात कि अगर मैंने कल अखबार में देखी कि अगर कई मंत्री थे, अगर उनके सीटों को फेरबदल नहीं किया गया, कहा गया कि नहीं उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है अपने मंत्रिमंडल में और उसी लोकसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, तो गिरिराज सिंह की भी ये पीड़ा हो सकती है कि भाई अगर हमने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया तो नवादा से हमें बेगूसराय क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। और तीसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति, पार्टी बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, चाहे वो एमपी हो, मंत्री हो, अगर पार्टी तय करती है कि हम आपको नवादा से न लड़ा के बेगूसराय से लड़ाएंगे, तो वहां पर पार्टी को सम्मान देने की जरूरत है। उसमें गिरिराज सिंह जी को भी बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष को मौका नहीं देना चाहिए कि वो आप पर उंगली उठाए। तो तीनों चीजें हैं यहां, पीड़ा उनकी दिख रही है, पार्टी का सैक्रिफाइस भी दिख रहा है जी। और नवादा से लगाओ, आज इन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति का बयान आया, एक एमएलसी का बयान आया कि चलिए माया को हटाइए और अब बेगूसराय के बारे में सोचिए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वहां पर पार्टी को हमेशा सम्मान देनी चाहिए और लोकतंत्र में इसकी वजह से व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ता है, चाहे वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो व्यक्ति मंत्री के तौर पर हो। ठीक सर। सरोज जी, एक जानकारी आ रही है कि ये लगभग तय है कि बिहार में कांग्रेस
इस महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी और उनका अपना एक गठबंधन होगा, चाहे उसे पप्पू यादव हो या दूसरे और छोटे छोटे दल हो, क्या इस पर आपके पास कोई जानकारी आ रही है क्या? देखिए, जो भी होगा, अगर मैं तो प्रवक्ता हूं, अगर कोई पार्टी का हमारा नेतृत्व तय कर लेगा कि ये बात है कि हम गठबंधन में जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, अगर हम अकेले जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, तो प्रवक्ता का धर्म है कि वो निश्चित रूप से आपको बताएगा और आपको भी खबर मिलेगी, प्रेस रिलीज भी जारी होगा और कुछ भी जो भी होगा, मुझे लगता है जहां तक, तो मैं अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन हमारे पास दिल्ली से ये खबर आ रही है कि लगभग तय हो गया है कि बिहार में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, उनके साथ कुछ दल होंगे। अब उसमें कौन कौन से दल होंगे विस्तार से तो पता चलेगा बाद में, लेकिन जो इनको 40 उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा, अकेले लड़ेंगे तो। टाइगर साहब बेचैन है, इनको मालूम नहीं है हमारे यहाँ 40 सीट और 6 लोगों का पैनल जाता है, हर सीट पर मारा मारी होता है, ये इनको मालूम है। हमको 47 सीटों पे डिपेंडेंट रहने वाले और जो है 22 जीती हुई सीट छोड़ के 17 पे आने वाले बिहार में जनता की पार्टी नहीं है, सदाकत आश्रम की पार्टी है। ये समझ में आ जाएगा, अभी नतीजा आ जाएगा, आपकी विदाई तय है। टाइगर साहब, इन ऑल दी कंडीशन ऐसे सपने आपका फेयरवेल तय है। अभी ज्योति की बात कर रहे हैं, आप जो सपना देखिए, अब कांग्रेस मुक्त भारत बोलना तो बंद कर दीजिए सर। 3 राज्यों का चुनाव नतीजा आपके सामने भी है। हम लोग राजनीतिक दल को जो है अब भाजपा में लड़ने और जीतने का सपना देख रहे हैं, मोदी को हटाने का ख्वाब देख रहे हैं, भी बोलते हैं ख्वाब रह जाएगा। जी, मोदी जी की भाई बहन की पार्टी वाली नहीं है, 11 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकती। टाइगर साहब कितना भी हल्ला कर ले, 11 चलिए खैर, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, रुक जाइएगा। मैं जरा झारखंड के महागठबंधन को समझ लूँ जरा थोड़ा सा, पार्टी लोग कहाँ जीतने रुक जाइएगा सर, नहीं कर सकती। ठीक, डॉक्टर साहब, संजय टाइगर जी रुक जाइएगा। नारा लगा तौहीद साहब ये बताइए कि जेवीएम को कहाँ पर कितनी मतलब कौन कौन सी सीटें मिल रही है महागठबंधन के हिस्से में रहकर? देखिए, 2 सीटों की तो बातें हुई हैं जी। एक तो कोडरमा, दूसरी कौन सीट है वो गुरुजी को ऑथराइज किया गया, गुरुजी के आवास पे बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होली से पहले या होली के बाद ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। सर, तो क्या मतलब गोड्डा, जहां तक अभी भी चुनाव क्लियर की नहीं बात है? तो गोड्डा क्लियर है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक नहीं होगा तो ये मतलब क्लियर किसके पक्ष में है? जेवीएम के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में? हमारे पक्ष में है, वो आपके पक्ष में है। जेवीएम के पक्ष में है गोड्डा, और फुरकान साहब भी हमको हेल्प करने के लिए तैयार है वहां पर। और मैं एक बात बता दूं, संजय टाइगर जी, आपकी आवाज इस वक्त नहीं आ रही है, मैं कराची में सुन रहा हूं। इस वक्त बिहार झारखंड के दर्शक आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं इस वक्त तौहीद आलम से सुन रहा हूं सर, झारखंड में पक्ष का दर्जा नहीं प्राप्त है संसद के अंदर। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जब चुनाव के रण क्षेत्र में उतरे हैं तो फूल की चादर तो आपको मिलेगी नहीं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो परेशानियों का सामना करके हम लोग उससे बाहर आएंगे और लोकसभा 2019 के 14 सीट महागठबंधन जीतेगी यहां पर। जी क्या लगता है आपको शुभेंदु सेन जी कि जिस तरीके से झारखंड में, यदि बिहार में जो जानकारी आ रही है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, साथ में कुछ और दल होंगे, अब उसमें आरएलएसपी उसका हिस्सा होती है कि नहीं होती है, हम होती है कि नहीं होती है, पप्पू यादव तो जरूर होंगे, ये तो तय लगता है, शरद यादव उसका हिस्सा होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प एक तो इस रूप में होगा। तो क्या उसका असर झारखंड में भी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस तो वहां पर भी एक गठबंधन में है, और ऐसे में क्या कांग्रेस वहां पर भी अपने दम पर खड़ा हो सकती है क्या, या जेएमएम और कांग्रेस मिलकर सिर्फ चुनाव लड़ेगी बदले हुए हालात में, क्योंकि आरजेडी को तो वहां भी सीट मिल रही है महागठबंधन का हिस्सा होने के नाते। पर बीजेपी जीतेगी। देखिए, अभी यहाँ जो लेटेस्ट जानकारी है, जो सूचना है जी, वो सूचना है कि इन 4 दलों के बीच में जेएमएम, जेवीएम, कांग्रेस और संभवतः आरजेडी भी, आरजेडी वाले मामले में मैं बहुत ज्यादा
ये नहीं निश्चित नहीं हूं, लेकिन इनके बीच में एक मोटे तौर पर अंडरस्टैंडिंग बन गया और यहाँ मूल जो जटिलता है वो जटिलता लेफ्ट के साथ ही है। और मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ उस मामले में लेफ्ट के पोजीशन को ही बोलने के लिए। जी बिल्कुल। कांग्रेस क्या करेंगे ये कांग्रेस वाले बोले तो ठीक रहेगा। मैं थोड़ा समय दिया जाए, मैं दो बुनियादी बात आपको साफ कर देना चाहता हूँ। जी बताइए। वो है कि ये गठबंधन बनना नहीं बनना, बनाने की कोशिश करना ये महत्वपूर्ण है, इसका अपना एक डायनामिक्स है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला मुख्य और सबसे एक नंबर फैक्टर ये नहीं होता है। एक नंबर फैक्टर होता है जो लड़ रहे हैं उनके संघर्ष और उनके संगठन का इतिहास, उसी के जरिए चुनाव परिणाम तय होंगे। दूसरी बात जो बेसिक बात आपसे मैं कह देना चाहता हूं वो है कि गठबंधन अगर बनाना है तो मेरे ये जो बिग ब्रदरशिप जो है, ये बड़े भाई वाला रूप है, ये इसको रोकना होगा। मैं समझता हूं कि बिहार में भी झारखंड में भी ये अगर गठबंधन की प्रक्रिया फंसा है तो उसमें मूल फैक्टर ये है। और इसमें कांग्रेस का रोल को लेकर के हमें आपत्ति है। वो जहां भी जा रहे हैं हर राज्य में, वो एक हम कह रहे हैं कि आपका कितना जो भी इतिहास हो, जब आप निगोशिएशन में आइए तो आप बराबरी के हैसियत से बात कीजिए। शुरू से ही अगर आप एक बड़ा भाई के हैसियत से बात कीजिएगा तो गठबंधन नहीं बनेगा। ठीक। एक खबर है, मैं उसके बाद लास्ट कमेंट आप तमाम मेहमानों से ले लूंगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह का बॉडी लैंग्वेज आपने देख ही लिया। अन्य जगहों से भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। मसलन भागलपुर में लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से शहनवाज हुसैन के समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भागलपुर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। भागलपुर ने बीजेपी को कई सांसद दिए हैं। शहनवाज हुसैन पिछले लोकसभा चुनाव में मामूली अंतर से हारे थे। इस बार तैयारी उनकी बेहद अच्छी थी, फिर भी टिकट क्यों नहीं? सारे लोगों का एक ही मांग है कि चूंकि यह जनसंघ की धरती है और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हुआ करते हैं। हम पिछले चुनाव में 2014 में मामूली अंतर से हम लोग चुनाव हारे जरूर है, लेकिन अंतर काफी कम रहा। इस बीच एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर देरी को लेकर निशाना साध रहे हैं। कहाँ गठबंधन भैया, कोई ईर घाट जा रहा है तो कोई तीर घाट जा रहा है। किसी का कोई पता नहीं कि कौन किसके साथ है। अगर किसी के साथ भी है तो उसमें भी टंग खिचोगल चल रही है। महागठबंधन जो है वो झूठ बंधन है। अगर सत्य बंधन होता तभी तक मामले हल हो जाते, लेकिन वहां पर जो गठबंधन है वो झूठ बंधन है। और झूठ बंधन में कभी भी समय पर फैसला हुआ और न होने वाला है। और बिहार की जनता को मालूम है कि इनके गठबंधन से बिहार को और प्रदेश को कोई लाभ होने वाला नहीं। आने क्या लगता है कि गठबंधन चलेगा या टूट जाएगा? गठबंधन तो होगा ही नहीं, लठबंधन हो जाएगा, टूटेगा। सब लोग एक से उसमें नेता है। देर कर करके बहुत विलम्ब से इन्होंने जो कवायद किया है और आज सामने आए हैं वो भी अपूर्ण किए हैं। इसी से ऐसा हम कर सकते हैं कि एनडीए में घमासान है और उसी का कारण है, उसी के चलते इतना देर से उन्होंने सीट का भी डिक्लेरेशन किया है, नामों का डिक्लेरेशन नहीं। गठबंधन की जब वार्तालाप चल रही होती है, वो भाजपा शिवसेना की हो या तेजस्वी जी की मांझी साहब के साथ हो, ऐसी बातें होती हैं। चौतरफा चुनौतियां हैं और ऐसे में सबके लिए बहुत मुश्किल राह है। ऐसा नहीं कहा सकता कि किसी भी दल या गठबंधन के लिए राह बहुत आसान है, क्योंकि लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और अपने हिसाब से आने वाले समय में तय भी करेंगे। तो लास्ट कमेंट संजय टाइगर आपका, कि भागलपुर के लोग भी सड़क पर उतरने लगे हैं समर्थक, तो ये सब बहुत पॉजिटिव साइन है क्या? वाकई भागलपुर तो पारंपरिक सीट बीजेपी की रही है और उसके बाद हारते भी हैं आप, तो लगता है कि अगली बाजी आप जीत जाएंगे, इतना डर बैठ गया है। देखिए, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, ऑल इज वेल। और सभी कार्यकर्ता की भावना होती है कि हमारे क्षेत्र से हमारे पार्टी के प्रत्याशी लड़े।
लेकिन जब हम 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, 40 सीटें हैं, तो सब जगह लड़ नहीं सकते। यह भी कार्यकर्ता समझता है। सब लोग जुटेंगे मिलजुल करके और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हैं। समस्या है तथाकथित महागठबंधन। आ रहा हूं सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लिए, बस मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा, मुझे वाइंड अप करना है सर। हर बात पे टैगलाइन महागठबंधन मत दीजिए ना, आप अपना ख्याल रख लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। महागठबंधन के लिए बैठे हुए हैं लोग। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कुनबा बिखर जाएगा, उसको समेट के रखना एक बड़ी चुनौती है। ठीक सर। सरोज तिवारी जी, यदि जो कि सामने आ रही है खबरें, ऑफिशियल तो तब होंगी जब आप लोग आधिकारिक रूप से बोलेंगे, मतलब आपके बड़े नेता, क्या यदि बिहार में कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो कितनी बड़ी चुनौती क्या होगी पार्टी के लिए, और फिर ऐसे में तो ट्रायंगल फाइट होगा। उम्मीदवार खोजना चुनाव। अच्छा, आप चुप रह लेंगे तो मैं ही बोल लूंगा। आप कांग्रेस के बदले में बोलिए। सरोज जी को बोल सर, समय नहीं, 1 मिनट रह गया है। कयासों पे बोलना या इफ एंड बट्स पे बोलना, इफ एंड बट्स पे बोलना कई बार उचित नहीं होता है। लेकिन जहां तक गठबंधन, दोनों तरफ गठबंधन है। एक गठबंधन सत्ता बचाना चाहता है, दूसरा गठबंधन इनकी नालायकियों की वजह से उसे हटाना चाहता है, और ये कवायद चल रही है। इसमें निश्चित रूप से हर दल के पास बड़ा मन पहले तो दिखा दें कि ये माने कि इनके यहाँ भी समस्या है, सबके यहाँ है, क्योंकि सबके यहाँ कार्यकर्ता होते हैं, लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो चीज जो है इनको भी 5-6 सीट छोड़नी पड़ी है, 2-3 सीट पे ऐसी परेशानी है। तो अभी वहां भी लोग बागी हैं जो दूसरे को जिताना चाहते हैं, उसमें हम नहीं जाना चाह रहे, लेकिन अपने नेताओं का बहुत सारा। अरे भाई, आप बेचैन क्यों हो गया सर, मैं रोक रहा हूं। नेताओं को वैसे बैंक से टाइम नहीं दे पाऊंगा सरोज जी इस बार में जाऊं, और अगली बार आपसे और डिटेल में सुनेगी जब पार्टी एक फैसला करेगी। डॉक्टर संजय कुमार, योर लास्ट कमेंट इन 30 सेकेंड्स। हल्की बातें नहीं करें, ये लोग जो 22 से 2 पे आने वाले हैं वो क्या बात कर रहे हैं। जी सवाल जरा सा कर लें फिर एक बार। आपका लास्ट कमेंट चाहिए ओवरऑल सिचुएशन पे, सिनेरियो पे। क्या आपको लगता है कि विद इन गिवन सर्कमस्टांसेस यदि कांग्रेस अलग फाइट करती है, जो कि खबरें आने भी लगी हैं, जिसको लेकर वातावरण में एक चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है, अपुष्ट खबरें हैं कि लड़ेगी बिहार में? नहीं, अगर कांग्रेस लड़ती है और ट्रायंगुलर फाइट होता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा एनडीए को होगा। ये सामान्य सी बात है। ठीक है, पोस्ट पोल अलायंस होगा नहीं होगा ये तो बात की चीज है, लेकिन अभी जो स्थिति है, तो अगर कांग्रेस इंटैक्ट रहती है महागठबंधन के साथ, और अगर वही कांग्रेस अलग हो जाती है तो वोट का बंटवारा तो महागठबंधन का होगा और इसका फायदा एनडीए को मिल जाएगा। लेकिन अब देखना होगा, हो सकता है कि कांग्रेस के लोग अभी इस तरह की बात कर रहे हों, लेकिन चीजें सुलझ जाए और सुलझ करके सीटों पर बहुत शुक्रिया और कल घोषणा हो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बहुत धन्यवाद तौहीद आलम साहब आपका, बहुत धन्यवाद सरोज जी आपका, बहुत धन्यवाद संजय टाइगर जी आपका। नामांकन प्रक्रिया आरंभ जरूर हो गई है, लेकिन चुनौतियां हजारों लेकर भी मुंह बाए खड़ी है। विश्वास मानिए, कोई भी गठबंधन साफ तौर पर यह नहीं कह सकता है, बेशक ऑन रिकॉर्ड तो यही कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, हम सबों का दिल मिल चुका है, हम साथ साथ हैं, पर यकीन जानिए सब कुछ ठीक नहीं है। यानी ऑल इज नॉट वेल इन अलायंसेस। नमस्कार।